हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? जहां तक उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और हमारी वीडियो को देख रहे होंगे। और बाकी की 10 एक्सरसाइज हो चुकी, क्योंकि आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं 11। 10 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आपका 11वां प्रैक्टिस सेट होगा। आप सभी प्रैक्टिस सेटों को भी करते जाएं, ठीक है। एक भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेट में बहुत अलग हटके क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं और सभी क्वेश्चनों को आप करते रहें, ठीक है। और घर पर कम से कम 6-7 घंटे पढ़ाई करो, ठीक है। 24 घंटे में आपको 7 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है हर हालत में, तभी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि और एकाग्रता से, ऐसा नहीं कि हम फ़ोन भी चला रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती हैं, नहीं रह सकती हैं। क्योंकि एकाग्रता ही आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। यदि आप एकाग्र रहेंगे तभी आपको सीख पाएंगे, अन्यथा नहीं। चलो चलते हैं प्रश्न पर, देखते हैं क्या है आज प्रश्न आपके लिए। इन्हें देखते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो, 1 दर्जन आप लोग जानते होंगे कि 1 दर्जन में क्या होता है, कितनी संख्या होती है, ठीक है। तो 1 दर्जन में 1 दर्जन का मतलब है 12 बॉल पेन। कितने? 12 बॉल पेन का विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका है 12 और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 4 बॉल पेनों का। तो अगर हम सेलिंग प्राइस में से, क्योंकि उसने क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत, हमेशा प्रश्न को हम पीछे से लेकर के चलते हैं कि उसमें पूछा क्या है। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर अगर उसने प्रॉफिट परसेंट पूछा है, लाभ प्रतिशत पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट तो आपका है, कितना है, 4 है, ठीक है, बट कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है 12 और प्रॉफिट है 4 का। तो सेलिंग प्राइस में से यदि हम प्रॉफिट को घटा देते हैं तो यहाँ से हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा कितना, 8। कितना आ जाएगा बेटा, 8। और इस तरह से यहाँ पर ये हमारा फॉर्मूला लग गया। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 2 से हम इसको काट देंगे, 2 पंजे 10। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 50%। कितना आ जाएगा प्रॉफिट, 50%। बहुत आसान प्रश्न है, बस आपको यहाँ समझना है, क्योंकि अपना मेन चीज़ तो ये है, मेन तो ये है। इसमें हमको ये देखना है इसमें दिया क्या है, निकालना क्या है। प्रश्न का ये समझने का एक प्रारूप होता है। हम प्रश्न को हमेशा और हमेशा पीछे से सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि क्या पूछा है, उसके बाद में हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है जिससे कि हमारा आंसर आ जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5627 पे घात 153 गुणा 671 पे घात 230 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें भाई मेरे यूनिट डिजिट पूछा है, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके पास में संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपको बस ये देखना है कि ये संख्या है, इसका यूनिट डिजिट कितना है हमारा, 7। तो हम 7 ले लेंगे, ठीक है। कितना लेंगे, 7। और 7 पर घात कितनी ही बड़ी क्यों ना चढ़ी हो, आपको पीछे के केवल 2 अंक लेने हैं। जैसे 5627 पे घात 153 है, यहाँ इतनी ना हो करके 10,653 होती, ठीक है, करोड़ों में होती, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमें सिर्फ पीछे के 2 अंक लेने हैं। क्यों लेने हैं, क्योंकि हमें 4 का भाग लगाना है। और 4 का ही भाग क्यों लगाना है, क्योंकि हर 4 घात के बाद में
ठीक है, रिवर्स होकर के यूनिट डिजिट वही आने लगता है जो होता है वही। मैं आपको ये यूनिट डिजिट वाला टॉपिक है पूरा एक एक्सरसाइज में या 2 एक्सरसाइज में पूरा ये कराएंगे संख्या पद्धति में, जो प्रेजेंट में ऑनलाइन में क्लास दे रहा हूँ आपको, ठीक है, नंबर सिस्टम में, उसमें मैं आपको यूनिट डिजिट पढ़ाऊँगा। पहले इसमें समझ लें तो 7 पे घात हम कितनी चढ़ा देंगे बेटा, 53 गुणा 671, 1 पे घात कितनी 230 यानी कि 30। एक देखो 1 0 1 5 और 6, अगर इन पर घात कितनी ही क्यों न चढ़ी हो इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। तो ऐसे ही एक का भी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। तो 53 में हम यहाँ पर रफली भाग लगाएंगे 4 का, तो 4 का भाग लगाएंगे तो 4 एकन 4, 1 बचा, 13 हो गए, 4 3 12, तो शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ से आपका जो रिमाइंडर आया वो आपका कितना आ गया बेटा, 1। तो हम क्या करेंगे, 7 पे घात कितनी चढ़ा देंगे, 1, और 1 पर घात तो 1 का तो 1 ही रहता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 एकन 7, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आ जाएगा 7। ये है आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, सभी लोगों के समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 7 पे घात 95 माइनस 3 पे घात 58 में इकाई का अंक ज्ञात करें। इसमें भी देखो उसने इकाई का अंक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस हो तो माइनस और प्लस हो तो प्लस और गुणा हो तो गुणा और भाग हो तो भाग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 7 पे घात 95 उसने बोला है और बोला है माइनस 3 पे घात 58। तो बेटा आपको 95 में भाग लगाना है 4 का, तो 4 का आप 95 में भाग लगाओगे, 95 में आपने 4 का भाग लगाया तो 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 1 बचा 15 हो गए, तो 4 3 12 बचा कितना 3, यानी 7 पे घात कितना बचा 3, माइनस 58 में भाग लगाएंगे हम कितने का, 4 का, 4 का लगाएंगे तो 4 एकन 4 बचा कितना 1, 18 हो गए, 4 चौके 16, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया बेटा 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 पे घात 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 7 पे घात 3 देखें तो 7 पे घात 3 का वैल्यू कितना होता है 343, ठीक है, 343, 343 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, तो 43 यहाँ से हासिल लेंगे 13, 13 में से 9 जाएंगे तो 9 4 कितने हो जाएंगे आपके 13, तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा 4 बचेगा, कितना बचेगा 4। ये 4 ही आपका क्या है यूनिट डिजिट है, 4 ही क्या है आपका यूनिट डिजिट, इसका कितना निकलेगा 4 निकलेगा, ठीक है। इसको इसमें से हम माइनस कर देंगे। बोलो कैसा रहा क्वेश्चन, सभी लोगों के समझ में तो आ रहा है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, कितने अंक लाने थे 40% अंक लाने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से फेल हो गया। तो बताइए कुल पूर्णांक कितना था, यानी कुल पूर्णांक कितना था, यानी पेपर आपका जो है परीक्षा है वो आपके कितने नंबर की हुई है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए बेटा 40%। अगर कोई छात्र 40% अंक लेकर के आता है तो वो क्या होता है पास होता है। लेकिन एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और वो क्या हो गया फेल हो गया। 178 अंक प्राप्त किए और वो क्या हो गया फेल हो गया। कितने अंकों से 22 अंकों से। अगर 22 अंक और होते, अगर ये 22 अंक और होते तो वो क्या होता पास हो जाता। तो दोनों तरफ पास पास हो गया। अगर 22 अंक और आ जाते उसके तो क्या होता वो पास हो जाता। और 22 अंक हमने उसके जोड़ दिए तो वो क्या हो गया इधर भी पास इधर भी पास। तो 40% बराबर 178 और 22 कितना हो गया आपका बेटा 200। तो 1% बराबर, इससे इसको काट दो 4 पंजे 20। 1% का वैल्यू कितना आ गया 5 और 100% का वैल्यू आ जाएगा 500। और 500 जो आपका गया 100% आ गया। 100% जो होता है वही आपका क्या होता है पूर्णांक होता है। तो पूर्णांक कितने नंबर का था 500 नंबर का। यानी कि पेपर था वो आपके 500 अंकों का था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अब इसको समझते हैं। देखो ये हमारा ये मेन फॉर्मूला होता है जिसको हमने बहुत पहले से पढ़ा है। हम चाहे इसको ट्रिक से करें चाहे अदरवाइज किसी भी तरह से करें, लेकिन उसमें प्रयोग इसी का होता है। जो पढ़ाने वाले वो आपको बता दे ऐसे नहीं ऐसे कर लो ऐसे कर लो, लेकिन कुछ नहीं होता, इसी का प्रयोग होता है। इसका ही प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। PRT/100 प्रिंसिपल रेट और टाइम बट्टे 100, ये आपका SI का फॉर्मूला है जो आपने पढ़ा होगा आगे की क्लासों में। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, तो बेटा हम सबसे पहले उसने हमें क्या पूछा है, दर पूछा है। तो R बराबर क्वेश्चन मार्क किसी धन का 10 वर्ष का, टाइम बेटा दिया है उसने 10 ईयर्स, 10 वर्ष का ब्याज, क्या बोला उसने, ब्याज, ब्याज उस धन का, किसका, उस धन का कितना है, 2/5 है। उस धन का कितना है, 2/5 है। देखो मैंने प्रश्न को पढ़ा और पढ़ने के बाद उसमें जैसे जैसे संख्याएं दी हैं वैसी वैसे मैंने संख्याओं को लिखा। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें। जो प्रश्न क्या होता है, प्रश्न जो आता है वो अपना आंसर स्वयं लेकर के आता है, बशर्ते हमको समझना है हमें उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं SI/P, SI/P बराबर 2/5। अब आपका फॉर्मूला क्या था, SI बराबर PRT/100, इसमें R उसने पूछा है, तो अगर हम इससे R बराबर निकालें तो SI × 100/P गुणा T। तो SI की जगह आप SI का वैल्यू लिखो, SI/P, SI/P, SI/P का वैल्यू कितना है, 2/5। तो SI/P का हमने वैल्यू लिख लिया, इंटू कितना है 100, और यहाँ टाइम बेटा कितना दिया है, यहाँ टाइम कितना दिया है 10 ईयर्स, 10। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं। ठीक है, 0 से इस 0 को काट दो, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 दूनी कितना आ गया 4, यानी कि दर आपकी कितनी आ गई 4%। दर कितनी आ गई आपकी 4% निकल करके। इससे कोई दिक्कत है किसी को प्रश्न में, बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बशर्ते हमें उसका बेस पता हो। और जब तक मैथ में बेस नहीं पता है आप कितनी ही कोशिश कर लें आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बेस ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी होगी। मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया था कि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर होता है, 3 ईयर्स के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI माइनस SI का जो डिफरेंस होता है, D होता है, वो होता है PR² 300 + R बट्टे 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार। तो वैसे ही है यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको दिया है 620 रुपये, P आपको पूछा है, R का वैल्यू उसने दिया है, शायद R का वैल्यू कितना दिया है 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 10 का वर्ग आपका कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर 300 + R यानी कि 300 और प्लस 10, 300 + 10 यानी कि 310 हो जाएंगे, पूरे के बट्टे 100 गुणा 100 गुणा 100। ठीक है, फॉर्मूले में हमने लगा करके ये सारे मान लिख लिए। ठीक है, अब इसको 1 2 3 1 2 3 0 ख़त्म हो गए। ठीक है, 31 से हम इसको काट सकते हैं, 31 दूनी कितने हो गए 62, 20 आ गया। अब प्रिंसिपल बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 आ गए, और इस पर 1 2 3 ये 0 और आ जाएंगी। तो आपका मूलधन था वो बेटा निकल करके आपका आ गया 20,000 रुपये, यानी कि मूलधन आपका आ गया 20,000 रुपये। ये है आपका आंसर। ये बाई फॉर्मूला आप इसको पुटअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बाकी का हम इसको दूसरी तरह से भी हल कर सकते हैं, जैसे देखते हैं किस तरह से करेंगे।
देखो यहाँ पर आर दिया उसने 10% और 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। चूँकि टाइम यहाँ पर दिया है बेटा 3 वर्ष, तो हमें 10 का क्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका निकल करके आ जाएगा 1/1000, ठीक है, 1000। तो यहाँ पर 3 वर्ष के लिए अगर हम CI निकालें, 3 इयर्स CI चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा 3 साल के लिए साधारण ब्याज, 2 वर्ष के लिए और 1 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर हम देखें कि 1000 का हम 10% की, और यहाँ पर उसने दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है कितना, 620 रुपये डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 का अगर हम निकालें, 1000 के लिए निकालें, यहाँ निकालते हैं, तो 1000 के लिए हम 1/10 निकालेंगे, ब्याज निकालें 1000 का 10% की दर से, तो कितना आ जाएगा बेटा, 100 रुपया। तो ये कितना ब्याज आ जाएगा, 100 रुपया। और 100 का फिर हम निकालें 1/10, ठीक है, ब्याज, तो इसका कितना आ जाएगा, 10 रुपया, ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 रुपया, ठीक है। और फिर हम 10 का निकालें, ठीक है, 1/10, तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया। तो +1 जोड़ करके यहाँ पर ब्याज पर ब्याज, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 11 रुपये। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 300, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 2 × 20, ठीक है, प्लस कितना आ गया ये बेटा, 11, ठीक है। तो ये जो मान होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का ये बेटा डिफरेंस होता है। क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। तो 20 और 11 कितना हो गया, 31, यानी डिफरेंस, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो हमारा कितना निकल करके आया, 31। और दिया कितना है बेटा, 620। तो 1 यूनिट बराबर 6 दूनी 31 दूनी 62, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 20 आ गया। और प्रिंसिपल के लिए था कितना यूनिट, ये जो हमारा होता है मान, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, नीचे का हिस्सा क्या होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल के लिए कितना था हमारा, 1000। तो 1000 में हम 20 का गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बेटा, 20,000, कितना आ जाएगा, 20,000 रुपये, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के लिए 3 साल के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो पे घात 71, 2 पे घात 72 प्लस 2 पे घात 73, 2 पे घात 74 से विभाजित है। इससे विभाजित क्या है, इसको हमें देखना है, इससे विभाजित क्या है। देखो 2 पे घात 71, इसमें आप क्या करेंगे, मैंने नेक्स्ट वीडियो में 4 पे घात 61, 4 पे घात 62, 4 पे घात 63 और 4 पे घात 64 वाला क्वेश्चन कराया था। वैसे ही सेम ये क्वेश्चन है, वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को समझाया था थोड़ा सा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या है इसमें, वो कह रहा है 2 पे घात 71, 2 पे घात 71, 2 पे घात 72 प्लस 2 पे घात 73 2 पे घात 73 और प्लस 2 पे घात 74। अब इसमें से आप क्या करो, 2 पे घात 71 कॉमन ले लो, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 2 पे घात 2 बचेंगे, यहाँ 2 पे घात 3 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पे घात 71 और इसको अगर हल करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 और 4 12, 12 और 3 आपके कितने हो गए, 15, यानी 2 पे घात 71 गुणा ये कितना आ गया, 15। अब यहाँ से घात कम कर लो, क्योंकि 15 का तो इसमें कोई मैच ही नहीं खा रहा है, ठीक है। तो 2 पे घात 70 और 2 हमने ये निकाल लिए अलग, ठीक है, और गुणा कितना आ गया, 15। तो 2 पे घात 70, एक घात कम करके इधर लिख दी, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 70 और ये कितने हो जाएंगे, 71, बात एक ही। तो 15 का गुणा हम 2 में करेंगे, 15 का गुणा 2 में करेंगे, तो 2 पे घात 70 गुणा ये कितना आ जाएगा बेटा, 30, 15 दूनी, इसका मल्टीप्लाई करें इसमें, 15 दूनी 30। अब ये 30 बताओ किससे कटेंगे, 30 न तो 11 से कटेगा, न 9 से, न 11 से, न 13 से, ये किससे कटेगा, ये इससे कटेगा, इनसे ये नहीं भाग जाएगा, ठीक है। तो किससे कटेगा, ये किससे भाग जाएगा, 10 से जाएगा।
तो यानी 2 पे घात 71 प्लस 2 पे घात 72 प्लस 2 पे घात 73 और 2 पे घात 74 किस संख्या से विभाजित होगा? ये 10 से विभाजित होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, और यदि n स्क्वायर को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? है n को 5 से भाग दें, यानी कि 5 से हमने भाग लगाया बेटा, किसमें? n से। n से हमने 5 में भाग लगाया तो हमारा रिमाइंडर कितना आया निकल करके? हमें 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो शेषफल कितना आता है? 2 आता है। यदि n स्क्वायर को, किसको? n स्क्वायर को, अगर n स्क्वायर को हम भाग लगाएं, कितने से भाग लगाएं बेटा? 5 से भाग लगाएं, तो शेषफल क्या होगा? तो हम n स्क्वायर को इधर n को इधर हमने वर्ग किया है, इस n को यहाँ वर्ग किया है, तो यहाँ पर भी हमें 2 का क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा, और 2 का वर्ग कितना आ जाएगा बेटा? 4। तो यहाँ पर हम चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, तो इधर ये स्क्वायर हुआ, n का इधर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर भी 2 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। और जब 2 का स्क्वायर होगा तो आपका ये कितना आ जाएगा? 4। और 4 में यदि आप इस 5 का भाग लगाओगे, 5 का भाग लगाओगे तो आपका जो शेषफल आएगा वो बेटा कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। जब भाग जा ही नहीं रहा है, 4 में 5 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो शेषफल कितना आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने से दुकानदार को 25% हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि उसे इस पर 25% का क्या हो बेटा? लाभ हो। इसको 25% का लाभ हो तो देखते हैं। देखो, एक लाइन का प्रश्न है, बस इसको समझना है। एक वस्तु है, यानी कि मेरे पास पेन है, ये मेरे अंदर 2 विचार आ रहे हैं कि अगर मैं इसको 720 रुपये में बेचूंगा, अगर मैं इस पेन को 720 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 25% लॉस हो रहा है। अगर मैं इस पेन को कितने रुपए का बेचूं, मैं इसको कितने का बेचूं कि मुझे क्या हो? 25% का प्रॉफिट हो, लाभ हो। तो यानी मेरे पास वस्तु एक है, वस्तु एक है, लेकिन हमें इसके बेचने के जो विचार हैं मन के अंदर वो कितने आ रहे हैं? 2, कि मैं 25 पे बेचूंगा तो हानि हो जाए, 720 में बेचूंगा तो 25% की हानि हो रही है। अगर 25% लाभ पर बेचूं तो इसको मैं कितने का बेच दूं कि मेरे को 25% का क्या हो जाए? लाभ। यानी वस्तु एक है, लेकिन इसको बेचने के विचार हमारे मन में कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं, यानी कि 720 बराबर उसको कितने प्रतिशत की हानि होती है? 25% की हानि होगी तो हम 100 में से घटा करके करेंगे, और लाभ होगा तो 100 में जोड़ करके। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कईयों बार बताया है और फिर भी बता रहा हूँ। तो 25% का यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो हम 100 में से 25 घटा करके लिखेंगे तो बेटा कितने लिखेंगे? 75। अब मैं इसको कितने का बेचूँ? अब मैं इसको कितने का बेचूँ कि मुझे क्या हो? 25% का क्या हो? लाभ हो। तो मैंने नीचे लाभ हो रहा है तो 125 कर दिए। अब इसको आप काट सकते हैं अपने सिस्टम से, 25 को काट दो, 25 × 75 और 25 पंजा बेटा कितना आ गया? 125 आ गया। 3 से इसको आप कट कर सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, कितना आ गया बेटा? 240। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो SP2 बराबर, यानी कि सेलिंग प्राइस नंबर 2 बराबर 240 गुणा 5, इसका 5 में गुणा कर दो। 240 का 0, 5 के 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी कितना आ गया आपका? 1200 रुपये। ठीक है, कितना आ गया आपका आंसर? 1200 रुपये। यानी 1200 रुपये का अगर मैं उसको बेच दूं, जो वस्तु 720 में बेचने पर हमें 25% का लॉस हो रहा है, काश मैं उस वस्तु को 1200 रुपये का बेच दूं, जो हानि वाली वस्तु है उसी पर हमें उतना ही क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है बेटा? क्रय मूल्य उसने भी पूछा है, तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। अगर हमने उस वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा,
अगर हमने उसको 20% के लाभ पर बेचा तो बेटा कितने का बेचेंगे, 120 का। खरीद के हम 100 रुपये का लेके आए थे। उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में अगर मैं उसको 20% की क्या बेचूं, हानि पर बेचूं, 20% हानि पर बेचूंगा तो कितने का बेचूंगा, 80 का बेचूंगा, तो मुझे 60 रुपये क्या मिलते हैं, अधिक प्राप्त होते। तो यहाँ पर 120 और 80 का अंतर कितना आ गया बेटा, 40। कितना आ गया, 40। और 40 यूनिट बराबर आपका कितना है, 60 है। कितना है, 40 यूनिट बराबर कितना है, 60। और 40 यूनिट बराबर 60 है तो 1 यूनिट बराबर आपका आ जाएगा 60/40। और कॉस्ट प्राइस के लिए आपका कितना है, 60/40 को आप काट सकते हैं, 20 तिये 60 और 20 दूनी 40, 20 तिये 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, अब देखो इसको, अब यहाँ से देखो, यहाँ पर 3/2 आ गया। और कॉस्ट प्राइस के लिए हमारा है कितना, ओहो, कॉस्ट प्राइस के लिए है कितना हमारा, कॉस्ट प्राइस के लिए है हमारा 100 यूनिट। ठीक है, तो 3/2 गुणा 100, 2 से इसमें भाग लगा देंगे, 2 पंजे 10, 50 और 50 दिए कितना आ जाएगा बेटा, 150 रुपये। तो आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो हो जाएगा 150 रुपये। कितना हो जाएगा, 150 रुपये। इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के कंप्लीट हो गए हैं। और इन्हें आप बहुत अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट करें और सभी प्रश्नों को सॉल्व करें। ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा वीडियो पढ़ के और इसको छोड़ दें, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई कर लेगा, सारी वीडियो को पढ़ लेगा, वो एकदम मस्त हो जाएगा। ठीक है, और जिसने ये वीडियो नहीं पढ़ी, जिसने ये क्लासें नहीं ली, तो समझ लो वो पेपर में पस्त हो जाएगा। तो इसलिए आपको मस्त यदि रहना है, ठीक है, तो पढ़ाई कर लो। यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 6-7 घंटे पढ़ लेता है तो ये समझ लो उसने एक दिन में बहुत बड़ा काम कर लिया है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को वैसे भी बताया गया कि 8 घंटे व्यक्ति को वर्क करना चाहिए, लेकिन आपके लिए तो पढ़ाई है, तो आपको भी तो पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि टाइम इज मनी, समय ही पैसा है। जिसने समय का सदुपयोग किया उसके पास पैसा है, जिसने दुरुपयोग किया उसके पास में कुछ भी नहीं। इसलिए आप समय का सदुपयोग करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।